आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है मेरी वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। हम तो शुरू से लालू यादव जी के साथ थे हैं। गोली खाए, मेरी मां पर गोली चली। लालू यादव बुला के बोले कि अब बीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह हीरो हो। आपको जब जरूरतें रही उनकी, उन्होंने कदम पीछे खींच लिए, इसके पीछे वजहें क्या थी? मधेपुरा और सहरसा के लोगों ने तो हमें आत्महत्या करने पर खत्म कर दिया। लालू यादव जी ने हमको तैयार भेजवा दिया। उन्हें आपसे क्या खतरा था ऐसा? पप्पू यादव जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा बस चलेगा तो इन लोगों को मिटा देगा। राहुल गांधी जी का जो मेरे प्रति स्नेह प्यार था वो काफी है। नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, बीजेपी ने उसको खराब कर दी। फर्जी मतदाता को भैया फर्जी फर्जी मतदाता तो पहले नरेंद्र मोदी को रिजाइन करो। फर्जी मतदाता प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हीर रांझा लैला मजनू से भी ज्यादा खतरनाक हम दोनों आदमी का हिस्ट्री रहा है। बिहार की राजनीति के एक ऐसे पुरोधा जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कई महत्वपूर्ण मसलों की वजह से लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं। पूर्णिया का पुरुषार्थ इनको कहा जाता है क्योंकि एडवर्स कंडीशंस में भी इन्होंने अपना दमखम साबित कर दिखाया है। इसके अलावा ये लगातार किन महत्वपूर्ण विषयों पर इन दिनों छाए हुए हैं और अपनी आत्मकथा में ये द्रोह काल का पथिक अपने आप को क्यों कहते हैं, आज इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पप्पू यादव जी। स्वागत सर आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम आप कह रहे हैं, और सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा और जो हमारे जो दर्शक उनकी भी क्वेरीज रही हैं सर, वो ये जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव अचानक रंजन क्यों बन गए? नहीं, राजेश रंजन मेरा हमारे गुरु ने, हमारे धर्म गुरु, हमारे ईस्ट ने ये नाम रखा जी। आनंद मूर्ति जी। पप्पू घर का नाम था। मेरी बड़ी मम्मी ने लग दी, बच्चे में खेल रहे थे, कहा पप्पू माँ, मम्मी हमारी माँ हमारी कुमार साहब कह दिया। हमारी माँ हमको कुमार साहब कह दिया और बड़ी माँ ने हमको पप्पू कह दिया। तो हम इकलौते बेटे थे और हमारे लिए कई हाथी तो क्या तो क्या तो क्या, तो लोगों को लगता था कि धरती पर मेरा पोता रहे ही नहीं, बेटा रहे ही नहीं। तो घर का जो प्यारा नाम होता है, कई नामों से जाने जाते हैं, तो राजेश रंजन रियल नेम है जो हमारे इष्ट ने रखा जी। लेकिन बिहार में तो यादव की अपनी एक लीगेसी है पॉलिटिक्स में, तो अपने नाम के साथ नहीं, आप यादव क्यों नहीं लगाते? नहीं, यादव की कोई लीगेसी नहीं है। पूरे देश में यादव है, 14% यादव हैं इस कंट्री में जी। तो उनकी लीगेसी कृष्ण से है। वो न्याय के लिए जाने जाते हैं, वो कमजोर गरीबों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, वो राजनीति के लिए नहीं जाने। हमेशा आप उठा के देख लो, गौ पालक हमेशा जानवरों की सेवा किसने की। और कोई यादव नहीं है, कृष्ण के वंशज में यादव भी, गुज्जर भी, जाट भी, राजपूत भी, सभी लोग आए। और सबकी आप स्थिति देखोगे तो आपको पता चलेगा। गुज्जर भी खेती, गाय, दूध, जाट भी, राजपूत भी। तो आप जाति से मत बांधो यादवों को और पॉलिटिकल लीगेसी की बात न करो। जब सामाजिक राजनीतिक भूख जगी इस संदर्भ में, तो एसटी एससी की भी भूख जगी। जब इस कंट्री में सबसे मूलवासी आदिवासी है, वहां कोई जाति नहीं थी। जाति तो बाद में आया। शंकराचार्य के काल में जाति का विवरण हुआ, कृष्ण के काल में तो कर्म का विवरण हुआ। युधिष्ठिर ब्रह्मणो जानति ब्रह्मणम, अर्जुन क्षत्रिय है, नकुल सहदेव कोई वैश्य कोई शूद्र, तो कर्म पर था, जाति तो थी नहीं कृष्ण के काल में। नहीं, आपके संदर्भ में आपने जो अपने सरनेम के साथ में आप यादव नहीं लगा रहे, क्या अपनी पॉलिटिकल ट्रैक को आपने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की? नहीं, यादव तो पप्पू यादव तो है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कृष्ण मथुरा के शासक थे, वृंदावन के भक्त थे।
लेकिन इस कंट्री में हिस्ट्री किसकी है? सबसे पहले दुनिया में है। कोई जाति व्यवस्था तो थी नहीं ना, सब लोग आदिवासी थे। आदिवासी, आदि, आदि का मतलब क्या? जात नहीं, अवासी। तो कोई आदिवासी किसको कहा गया? जी उस काल में जो मानवीय सभ्यता का डेवलप हुआ, जो आए, और वहीं से संस्कृति शुरुआत हुई। लेकिन सबसे ज्यादा वर्ग संघर्ष कब हुआ? जब आप लोगों के जीने पर हमला किए, गरीबों पर, दलितों पर, उनके उसको शूद्र बना दिए, तो लड़ा कौन? तो जाति को नेताओं ने, और जो समाज को खत्म करना चाहते थे, बांटना चाहते थे, उन लोगों ने लाया। यदि आप जाति की बात करोगे तो इस देश में एसटी एससी को हमें आगे लाना चाहिए। जी तो इसीलिए जाति की लिगेसी की बात मत करिए। हाँ, जो लोग, जो जाति, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। ये बात हमारे नेता राहुल गांधी उठा रहे हैं, और ये बात सभी लोग उठाते रहे। सामाजिक न्याय में लोहिया, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, जयप्रकाश, शहीद सूरज नारायण सिंह, रामविलास जी, शरद जी, मुलायम सिंह, नीतीश जी, आजाद हिंदुस्तान में दुनिया में पहले भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, सामाजिक पुरोधा थे ये लोग। वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर, सबसे ज्यादा कबीर लड़े, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले लड़े, बाबा साहब अंबेडकर बड़ी यात्रा ही सही, पेरियार इस लड़ाई को बहुत व्यापक तौर पर लड़े। तो आप कबीर की हिस्ट्री को याद कीजिए, क्या कहते हैं, कबीर की दुहाई को याद कीजिए। तो समाज जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों को राजनीतिक, आर्थिक भूख बढ़ती है। ठीक है, मतलब बिहार की पॉलिटिक्स में ये अपने आप को एक तरीके से स्थापित करने की बात है कि हम सिर्फ यादवों की लिगेसी को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम सर्वजन के नेता हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं। नेता नहीं हम है। जी जी नेता नहीं है, हम सेवक हैं, हम बेटा सेवक हैं। हैं। ठीक है हम नेता नहीं है। जी, पप्पू जी अपने आपको जो है सेवक नहीं, बताते हैं। अपने आप को नहीं। जी जी हम सेवक और बेटा सब दिन है। ठीक है। नेता होते तो राजनीति हम भी घर में बैठ के करते। हम हवा के पहले और एम्बुलेंस के पहले लोगों के पास नहीं जाते। हम 84 से लेकर के आज तक सड़कों पे नहीं रहते। आप ये जानिए। इसलिए नेता रहते तो हम किसी न किसी पदों पर रहते। हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। हम तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको कोई पूछता नहीं है। हम कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर बढ़े, इससे पहले हम एक और जो है जनता की क्वेरी है, हम थोड़ा सा उसको भी परखना चाहेंगे और आपसे उसका जो है उत्तर जाना चाहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी कई बार कह चुके हैं, भाई पप्पू यादव जो भी हैं उसके पीछे मैं ही हूं वजह, और मेरे ही वजह से वो चर्चित हैं और मेरी वजह से जो है वो हैं। आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है मेरी वजह से मुख्यमंत्री बने, हमने कई बार ऐसा सुना। ये क्या, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कह दे कोई 11 एमएलए निर्दलीय हम लाए, हम साथ लेके गए। विपक्ष का नेता एक वोट से लालू यादव जी जीते, और दुनिया को पता है कि पप्पू यादव जी एक वोट से जीते। आप किसी को भी पता कर लो। हमारे एक दूर के रिश्तेदार भी, फूफा जी खड़े हुए थे, अनुपलाल यादव जी। तो हमने तो अनुपलाल जी को वोट नहीं देके मेरे क्षेत्र से जो एमएलए थे नवल किशोर ऋषिदेव, हमने उनको वोट दिया। उनका वोट हमने लालू यादव को दिलाया। हम तो शुरू से लालू यादव जी के साथ थे, हैं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट पिता की तरह है। और जब वो 11 एमएलए घटे थे तो 11 निर्दलीय को लेके हम लोग आए। हम निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो मुख्यमंत्री बनाने में हमारी भूमिका तो बड़ी है। जैसे नीतीश कुमार जी को भी पहली बार मुख्यमंत्री हम साथ थे, तो मेरी भूमिका है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी भूमिका है, हम नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं। दुनिया को पता है भाई। ठीक है, दुनिया को मालूम है। हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं आपसे कि लालू जी की तरफ से जो क्लेम किया जाता है, भाई मेरे नाम की वजह से जो है
वो चर्चाओं में है, इसी वजह से वो पॉलिटिक्स में उनका आना अच्छा, है। लालू यादव जी कभी बोले हैं आज तक इंडिपेंडेंट हम जीते कि लालू यादव के पार्टी से जीते? एमपी इंडिपेंडेंट जीते 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है, तो लालू यादव से हम कहां से हो गए? लेकिन- और हम ये भी नहीं कर रहे कि मेरे बदौलत लालू यादव है। लालू यादव परिस्थिति के बदौलत है। कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के बाद लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह, शरद जी, जॉर्ज, ऐसे सरीखे, रामसुंदर दास, सभी लोग थे और सभी लोगों ने मिल करके एक सरकार गई, कांग्रेस की, जनता दल की सरकार आई। सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबकी भूमिका थी, पप्पू यादव भी थे। जब मंडल कमंडल की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज्यादा अगुवाई पप्पू यादव ने की। लड़े, गोली खाए, मेरी मां पर गोली चली, मेरा मां का बॉडीगार्ड मारा गया, मेरे भाभी पर गोली चली, मेरी भाभी मारी गई। कौन लड़ा? किसका परिवार मरा? भाभी मेरी मरी, मां पर गोली चला, बॉडीगार्ड मरा। आप हमको बताइए। अच्छा, आरजेडी के अस्तित्व में और उसकी अग्रणी भूमिका में आपका भी बहुत योगदान रहा है, ये बात हम नकार नहीं सकते। लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्या बनी कि आपके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और फिर जो है वो पैचअप कभी हो ही नहीं पाया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी लालू यादव को हमारी जरूरत पड़ी, हम साथ रहे। कमंडल की मंडल की लड़ाई, अडवाणी जी के रथ को रोकने में पप्पू यादव पर सैकड़ों लाठी चली। लालू यादव बुला के बोले कि अब बीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह हीरो हो। लालू यादव, बीपी सिंह चाहते थे लालू यादव गिरफ्तार कर लें, क्योंकि बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के थे। अडवाणी जी के रथ को रोकने में हम लोगों ने हाजीपुर के पुल पर सैकड़ों लाठी खाई। जब भी कोई रैली की बारी आई तो पप्पू यादव साथ में खड़े रहे, चुनाव की बारी आई पप्पू यादव साथ खड़े रहे। लेकिन जब मेरे चुनाव आता था तो लालू यादव जी मेरे विरोध में चले जाते थे। मधेपुरा तो मजबूरी थी। लालू यादव जी 25 साल 30 साल पहले जन्म लिए। यादवों ने, पिछड़ों ने उनको बड़ा ताकत दिया, सामाजिक न्याय के योद्धा बने। बाद में धीरे धीरे माए पर आ गए, ईबीसी अलग हो गया, जिसका नेतृत्व नीतीश जी करने लगे। तो यादवों ने नेता मान लिया। आज भी यादव लालू यादव को नेता हमसे ज्यादा मानते हैं। हम तो बेटा हैं, नेता तो कभी माना नहीं। नहीं तो हमको मधेपुरा से हरा था, यादवों ने हराया। हम अपने घर में, हमको यादवों ने, हम आज यदि हम इस हाल में हैं, डगरा के बैगन हैं और रोड पर हम अपमानित होते तो वो यादव के कारण। यादवों ने हमको, हमें गरीब गुरबा ने रेस्पेक्ट दिया, सभी जात के यूथ रेस्पेक्ट दिए, पागल की तरह हमसे प्यार किए। ईबीसी हमको रेस्पेक्ट दिया। यादव की संख्या, बहुसंख्यक लालू यादव के साथ गए। अब विरासत में मिल गई, सबको विरासत में मिलता है। चिराग जी को भी मिला, तेजस्वी जी को भी मिला, मोहिंद देवरा, सबको मिलता है, बट नेचुरल है। और सबके पिता को लगता है कि मेरा बेटा बने, क्या दिक्कत है? हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लालू यादव जी को जो विरासत मिली वो कर्पूरी ठाकुर की मिली, उनके बेटे को नहीं मिली। मुलायम सिंह जी को जो विरासत मिली वो चौधरी चरण सिंह की मिली, उनको अजीत सिंह को नहीं मिली। समझ रहे हैं बात को? पप्पू यादव का वो समय नहीं था, परिस्थितियां नहीं थी। नहीं, अभी आपने एक बात बताई यहाँ पर कि जब भी आपको आवश्यकता होती थी या फिर जब भी चुनाव नजदीक पड़ते थे और आपको अपेक्षा होती थी कि भाई उनकी तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा झंडाबरदार रहा हूं और हमेशा जो है अग्रणी भूमिका में रहा हूं ताकि उनकी पॉलिटिक्स चमकती रहे। जब आपको अपेक्षाएं रहीं, आपको जब जरूरतें रहीं उनकी, उन्होंने कदम पीछे खींच लिए, इसके पीछे वजहें क्या थी, वो थोड़ा बताइए आप। सर ये तो वो बता सकते हैं, और मैंने कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। पूर्णिया की जनता इतना पागल थी मेरे लिए, वहां के गरीब, वहां के हर जात के लोग, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। महसूस हम मधेपुरा में आके किए, सहरसा में।
मधेपुरा और सहरसा के लोगों ने तो हमें आत्महत्या करने पर खत्म कर दिया था। मधेपुरा में तो हमको एमएलए में चुनाव हरा दिया। अजीम मधेपुरा की कहानी है भाई। बताएं, हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर सुसाइड करने की नौबत थी। सबसे ज्यादा विकास पप्पू यादव ने किया मधेपुरा का। फैक्ट्री खत्म हो गई थी, उसको मैंने लाया। कोई किसान देना नहीं चाहता था। जब तक पप्पू यादव नहीं बने तब तक फैक्ट्री का शुरुआत नहीं हुआ। एक एक सड़क गडकरी जी ने जाके कहा कि ये जितनी जाल है ये पप्पू यादव की देन है। पप्पू यादव ने बिछाया एक एक। आप सोच नहीं सकते हो। गडकरी जी अपने मुंह से बोले सारा ट्रेन वैशाली से लेके जनहित सब हमने चलवाया। 5 साल में एको दिन बाहर नहीं रहते थे, हम क्षेत्र में रहते थे। चुनाव आया तो जात पात हो गया, जबकि हमसे शरद जी हारे। और मुझे लगा कि नहीं, कोरोना बाढ़ में हमको 2 बार हरा दिया, तो सेवा से कोई वोट की का मतलब नहीं है। तब हमें लगा नहीं भाई, कहीं ना कहीं हमको रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या गठबंधन करना पड़ेगा, अन्यथा जाति के जहर में हम पीछे चले जाएंगे। हमको दोगलई आती नहीं है, धुरतई आती नहीं है। साफ सुथरा राजनीति करते हैं, सच बोलने की ताकत है। हम डरते हैं नहीं किसी चीज से, हम लंफन करते नहीं हैं। आप खुद बताइए, 90 के बाद हम पर लालू यादव जी ने केस किया, जितना केस करो। लालू यादव जी ने हमको तिहाड़ भिजवा दिया। उन्हें आपसे ऐसा क्या, उन्हीं की सरकार थी, उन्हें आपसे क्या खतरा था ऐसा? वो तो अब लालू यादव जी जाने ना भाई, हम तो उनका सम्मान करते रहे। हमें कोई कसर बाकी नहीं रखा लालू यादव जी। मैं आपको क्या बोलूं, नवल यादव एक एमएलसी, उनसे पूछना। नहीं, आप पार्टी के लालू यादव जी ने समर्पित- उनको स्पेशली कहा था कि केस करो, पप्पू यादव पर केस करवाओ। सर हमें क्या बोलूं। नहीं, आप पार्टी के इतने समर्पित व्यक्ति रहे हैं, आप जो है इतना लग करके आपने काम किया, मतलब अग्रणी भूमिका हमेशा रही आपकी। मतलब आपने कभी कुछ समझने की कोशिश की होगी ना कि भाई मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों, या मेरी अपेक्षाएं जब थी तो वो पीछे क्यों रह गए? तो कुछ ना कुछ तो समझा होगा, कुछ बातें आपको शायद पता चली होगी। मुझको नहीं, मैं भैया मुझको कुछ नहीं। अब यादव यादव होने के नाते यदि अपेक्षा यही हो सकती। नहीं, सिर्फ यादव थोड़ी ही हैं, आप तो परिवार से ही थे। नहीं करते। आपके पॉलिटिकल करियर में एक उतार चढ़ाव भी काफ़ी सारे आए हैं, हमने देखा उसको। अजीत सरकार मर्डर केस में भी आपका नाम काफ़ी उछला था, बहुत विवादों में रहे थे, हालांकि बाद में हम विवाद में नहीं रहते हैं। ये मामला था, ये क्या मामला ही विवाद नहीं, कोई कैसे- मामला नहीं था। 9 महीने के बाद लालू यादव जी ने सीबीआई के द्वारा फंसा दिया। देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, कोई भी बात नहीं था। दूध का दूध, पानी का पानी, दुनिया को पता है। जमींदारी की झगड़ा थी कम्युनिस्ट और उसके बीच में, आनंद मार्गी के नाते हम पीछे चले गए। सर जिस मंदिर जहां कहिए वहां हम चलने को तैयार हैं, जहां जिसको भरोसा। मैं चैलेंज करता हूं, यदि मैं मेरे नॉलेज में कोई घटना घटित होगी तो भगवान हमको जिंदा ना रखे। मैंने साफ क्लियर आज मैं आपको कह रहा हूं। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थी क्या आपकी नजरों में? क्या थी? पूरी कॉन्स्पिरेसी किया गया मेरे लिए। 9 महीना पहले भट्टी जी वहां गए, एसपी, हमको क्लीन चिट दे दिया। आप पूछ लो भट्टी जी को, जिंदा है। अब बाद में 9 महीना के बाद केस को सीबीआई दे करके हमको फंसा दिया गया। अब देवगौड़ा जी पूछ लो, जिंदा है देवगौड़ा जी। देवगौड़ा जी ना बोले मुझको फंसाया गया, तो जो बोलो। ठीक है, ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं कि वो अगर ऐसा बोले। चलिए थोड़ा सा बातचीत का क्रम हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी कुछ सवाल आए थे, वो हम आप पर जो है अब रैपिड फायर के तौर पर पूछेंगे। अगर आप चाहें तो आप उस सवाल का जवाब नहीं भी दे सकते, आप उसको स्किप कर दीजिएगा, हम आपसे अगला सवाल पूछ लेंगे। जवाब आपका शॉर्टकट में रहना चाहिए। पहला सवाल रहेगा आपसे कि पप्पू यादव जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सच्चाई है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सच बोलना। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सेवा करना। सेवा, सच्चाई और मदद करना मेरे
व्यक्तिगत जीवन में भी और मेरे सार्वजनिक जीवन में भी दुश्मन हो गया खड़ा। आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर है कि कभी भगवान इंसान में बनाया है मुझको, कभी इस कंट्री में इंसानियत और मानवता में मैं खड़ा नहीं आऊँ, वो मुझे डर है। मैं दुनिया की मदद ना कर पाऊँ, वहाँ मुझे डर होता है। जी। अच्छा पप्पू यादव जी, ऐसा क्या पालें कि अपने आप को धन्य महसूस करें कि भाई वाह क्या बात है? बस कोई मेरे दरवाजे से कभी लौट के ना जाए और हिंदुस्तान का कोई गरीब हमसे अपेक्षा और मदद की अपेक्षा करे, भगवान इतना दे कि मैं सबको दे पाऊँ। उस दिन में मुझे लगेगा कि मुझे मेरा दुनिया में आना सफल हो गया। अच्छा, आपके जीवन की ऐसी कोई सबसे बड़ी गलती जो आपको लगता है कि जिसका कोई मलाल होता है हमेशा कि ये नहीं होना चाहिए था? है मलाल। क्या गलती है वो? वो गलती दो है, बताइए। एक गलती नहीं है। पहली गलती है कि मुझे समय काल पात्र के अनुसार समझौता करना चाहिए। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। पेशेंस विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट। मैंने समझौता नहीं किया, ये गलती यहाँ है। दूसरा, कोरोना बार हर चीज में परिवार को छोड़ करके मैं दुनिया के लिए करता रहा, तो दूसरी गलती यहाँ। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहेगा आपसे। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है कि अगर आपको टाइम ट्रेवल के थ्रू 30-40 साल पीछे भेज दिया जाए, ऐसा क्या काम है जो आप करना चाहेंगे जो आपको आज लगता है कि यार अगर मैं टाइम में पीछे जाता तो मैं ये काम जरूर करता? अगर आपको ये मौका मुझे लगता है कि नेता, माफिया, अपराधी और पदाधिकारी का जो गठजोड़ है, जो इंसानियत के लिए खतरा बना हुआ है इस कंट्री में, मानवता के लिए, मेरा बस चलेगा तो इन लोगों को मिटा देंगे। ये आप पीछे जाकर करना चाहेंगे? मिटा देंगे। मैं आज करना चाहूंगा, तो पीछे की बात कर रहा हूं। ठीक है। आज करना चाहूंगा, मुझे संविधान इसकी इजाजत दे तो आज करना चाहूंगा। आपके भीतर एक सबसे अच्छी आदत और एक सबसे बुरी आदत क्या है? अब सबसे अच्छी आदत तो दुनिया हमसे प्यार करती है और हम दुनिया से प्यार करते हैं, जिसमें जात धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। बस मैं सबको भगवान मानता हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी आदत है। भगवान की तरह इंसान को मानता हूँ। ठीक है। मुझे मेरी सबसे अच्छी आदत है। मुझे सबसे बुरी आदत भी पूछ लिया। जी जी। मेरी सबसे बुरी आदत यह है कि मैं किसी जिद पर अड़ जाता हूं। कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखनी चाहिए और डरना भी चाहिए। डर नहीं है, ये गलत है। एक और सवाल लास्ट में इसी क्रम के अंदर। पूछते चलिए। द्रोह काल का पथिक जो है आपकी अपनी आत्मकथा है। इसमें जो है रंजीत रंजन जिससे आपकी जो है मुलाकात, उसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया है। उनसे आप जो है मतलब बिहार के जो है बाके अहीर नौजवान रहे आप, पत्नी आपकी जो है सिख परिवार से, ये मिलन इंटर कैसे हुआ? रिलीजन है और बहुत, वो भी धर्म एक अच्छे रिलीजन फैमिली से हैं। गुरुद्वारे ग्रंथ थे, हम भी आनंद मार्गी हैं, हम भी सात्विक, वो भी सात्विक, वो भी जीनियस है। ये मुलाकात आज थी कैसे? ये मिलन कैसे हुआ? वो एक बेबाक हैं, साफ सुथरी हैं। आज के राजनीतिक जीवन में इतनी साफ सुथरी लेडीज बहुत कम मिलेंगी और बहुत शांति के साथ राजनीति करती है। लंबा समय सफर था, हीर रांझा लैला मजनू से भी ज्यादा खतरनाक हम दोनों आदमी का हिस्ट्री रहा है। तो हम लोग के संस्कार से एक बेटा जो क्रिकेट खेलता है रणजी, एक बेटी जो इंडिया खेलती है, और लक्ष्य एक ही है। रास्ते आप जो है थोड़ा दिल्ली सा- जाने के आप अलग थोड़ा अलग हो सा सकते हैं। बच कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मंद मंद मुस्कान आप इनके लबों पर देख रहे हैं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप वो पूरा क्रम बताइए, आपकी मुलाकात उनसे किस तरीके से मैंने अब हुई थी? इसमें और हमने आपकी आत्मकथा में जो चीजें मैंने कही आपको हैं, पहले ही कह दिया कि बहुत लंबा सफर रहा। 4 साल के बाद हम लोग कहाँ रिलीजन, कहाँ कुछ, और जहाँ कहाँ पप्पू यादव और कहाँ वो इंडिया खेलती थी टेनिस। तो वो काफ़ी
मैं तो पहले कहा कहाँ ही रांझा लैला मजनू जो जोली, मैंने तो उसको भी मैंने कहा टप गए हम लोग। जी तो वो एक सफ़र था जहाँ बहुत सारे लोग इसमें जी इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे लोग आए, कौन कौन लोग थे वो? अहलवालिया साहब, बहुत सारे लोग सभी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सफ़र था। तो आप राजनीति के जिस छवि को यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो जो है इनके जीवन का एक और पहलू है, बड़ा ही रोमांटिक पहलू है वो। हालांकि बहुत खुल करके इस समय बोल नहीं रहे हैं वो, लेकिन वो जो दौर था इनके जीवन का, वो अपने आप में जो है, अगर आप पढ़ेंगे इनकी आत्मकथा में, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने रैपिड फायर जो हमारा राउंड था उसमें आपने बहुत सारे जवाब देने की कोशिश की और अच्छा जवाब भी दिया आपने। थोड़ा सा हम आपको आगे लिए चलते हैं। आपने जो है बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा आपका, और जो है अपने आप को आपने साबित भी किया। कई बार जो है ऐसी एडवर्स कंडीशंस में आप लड़ करके जीते हैं जहां पर अपेक्षाएं धराशायी होती हुई दिखाई दी थी। हम थोड़ा सा 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पर जो गतिरोध उस समय हुआ, आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था, और फिर उसके बाद पूर्णिया की जो सीट थी वो कोटे में चली गई थी आरजेडी के। आपने ऐसे मौके पर कांग्रेस से बगावत कर ली, और फिर ये फिर आपने साबित भी किया भी, देखो मैं जीता, मैं ही सिकंदर कांग्रेस हूं से पूर्णिया का। बगावत नहीं करते हम जी, ना, कांग्रेस कभी नहीं, सवाल भी नहीं अच्छा, उठता। सवाल मेरा ये है आपसे, सवाल मेरा, जब ये जानती थी आरजेडी और कांग्रेस भी कि पूर्णिया सीट का धुरंधर जो हमारे पास है, जीतना उसका पक्का है, तो उसको नहीं, टिकट लालू क्यों यादव दिया? जी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मधेपुरा से चुनाव लड़ो और आरजेडी के टिकट से लड़ो। प्रियंका जी का जो हमारे प्रति इमोशंस था, जो हमारे प्रति विश्वास था, वो मेरे लिए काफ़ी था, और आज भी है, आगे भी रहेगा। राहुल गांधी जी का जो मेरे प्रति स्नेह प्यार था, वो काफ़ी है। और वही जो कांग्रेस की विचारधारा थी, और हम चाहते थे, पूर्णिया नहीं छोड़ सकते थे, हमको मधेपुरा ने चुनाव हरा दिया था। हमें वो दिल में खसक, जो एमएलए में भी चुनाव हरा दिया। पप्पू यादव के सामने ऐसे लोगों को चुनाव जिताया जिसका कोई औचित्य नहीं था। तो उसके बाद मधेपुरा में लौट के जाना मेरे लिए आत्महत्या की बराबर थी। तो पूर्णिया हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रही, जहाँ जात भी नहीं, धर्म भी नहीं। तो हम वहाँ चुनाव, हमने कह दिया हम मरना पसंद करेंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस हमेशा मेरे साथ रही। बहुत चाहे तेजस्वी जी, राहुल गांधी जाए, लालू जी वहाँ जाए, और ये सच है कि राहुल गांधी जी का मोरली सपोर्ट और प्रियंका गांधी जी का धन मन तन सभी चीज़ों से सपोर्ट जी और रहा और रहेगा। जी। बिहार विधानसभा कुछ महीने के अंतराल पर है, बहुत सारी कश्मकश है वहां पर। इस बार क्या होने वाला है, ये सस्पेंस बड़ा बना हुआ है। आपकी नज़रों में आप बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार को जिस तरीके से इन लोगों ने खत्म किया है, लूटा है, जिस तरीके से विशेष राज, विशेष पैकेज, 3-3 लाख 4-4 लाख करोड़ पलायन, सारी फैक्ट्रियां खत्म, पर कैपिटा इनकम 65,000, 63,000, 33,000 से सालाना कम, या तो 33,000 या तो 63-64,000। अब अंदाजा कीजिए लोग वहाँ के 92% कैसे जीते हैं। हमारी मखान, मक्का, हमारा फूड प्रोसेसिंग, हमारा डेयरी, सब कुछ बर्बाद। सबसे ज़्यादा मछली वहाँ, सब कुछ बर्बाद। 40 चीनी मिल में 9 चीनी मिल, 40% चीनी हम देते थे, आज 4% चीनी हम दे रहे हैं। कभी यूपीएससी में मारते हैं, कभी बीपीएससी में हमको मारता है, कभी हमको 2,000 पर जिंदा कर रखता है, कभी 3,000 पर, कभी 600 पर, बारे बार डगरा के बैगन के तरह। और 73% बाढ़ पे हम लोग रहते हैं। यूथ पर किसी को सोचना नहीं, फार्मर्स के डेवलपमेंट की बात नहीं करना, मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं करना। बस 24 घंटा नेता, पदाधिकारी, माफियाओं का घोर गठजन, उसको लूटो, उसको खत्म करो, उसको मरवाओ। तो बिहार राहुल गांधी के विजन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे हीरो हैं बिहार के, देश के युवाओं के हीरो हैं, किसानों के हीरो हैं, बेटियों के हीरो हैं, गरीबों के हीरो हैं, और उस विजन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। नहीं, इस बार क्या लगता है आपको? हम लोग क्या इंडिया इस बार- गठबंधन मजबूत हो, हम लोग जीतेंगे। जी, पक्का उम्मीद है आपको? इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के विचारों पर जीतेंगे। कितनी सीटें लाएंगे? ज्योतिष तो हम है नहीं,
बिहार की जनता बदलना चाहती है। नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, बीजेपी ने उसको खराब कर दिया। अब बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। अभी भी, पहले भी अनुमान पैदा कर दिए, अभी भी फिर कभी चिराग जी का झगड़ा मांझी से, कभी उपेंद्र कुशवाहा से गाली दिलवाते हैं, कभी चिराग जी से, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता ईबीसी बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश कुमार को बीजेपी जिस तरीके से टारगेट की है, बिहार की ईबीसी एसटी एससी राहुल गांधी के साथ चलेगा। जी। अच्छा, इस बार जो है दो तरह की चर्चाएं हैं नीतीश कुमार को लेकर के। कुछ बीजेपी के आला नेताओं ने कहा है कि इस बार भी सीएम फेस जो है नीतीश कुमार रहेंगे। सर कोई नहीं बोला है। अमित शाह जी ने नहीं बोला जी। अमित शाह जी ने कहा चुनाव के बाद फैसला होगी। यह कहा गया उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये नहीं कहा। लाडला कहा गया, सीएम कौन बनेगा नहीं कहा। जी। क्या इस तरह की चर्चाएं भी हैं? क्या आप इस पर बिलीव करते हैं कि इस बार के चुनाव में जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार को साइडलाइन करना? हाँ, लास्ट है। नीतीश कुमार को कोई साइड नहीं कर पाया। बीजेपी के बस की चीज नहीं है। अच्छा। बीजेपी नीतीश कुमार के बगैर जीरो है, कुछ भी नहीं। सुनना है। अच्छा, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद आप किसको देखते हैं? कोई नहीं, सब विभीषण है, सब विभीषण है। जेडीयू या तो नीतीश जी या तो इंस्पेक्टर राज। अब निशांत आगे बढ़ेंगे, बच्चे हैं, उनको निपटाना चाहेगा ये लोग। परिपक्व हो गए हैं, बढ़ना चाहिए, लेकिन जेडीयू को खत्म करने की तैयारी पूरी है। जी। बिल्कुल। अच्छा, बिहार में जो है एक और बड़ा ही ज्यादा विवादों का विषय बना हुआ है एसआईआर, या जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है इस समय। एसआईआर विवाद नहीं, एसआईआर खत्म, वोटर के नस्ल को मिटा देने की, दलितों के एसटी एससी ईबीसी को खत्म कर देने की। महाराष्ट्र में जैसे पिछले दरवाजे से बीजेपी जीती, दिल्ली में बीजेपी छेड़छाड़ ना करे तो इस जीवन में ना जीते, हिंदू मियाँ ना करे तो वो मुखिया में चुनाव ना जीते, क्षेत्रीय पार्टी जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड ना करे तो कभी चुनाव ना जीते। मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। देश को एक रखने का ताकत ही नहीं है। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी दलित, कभी एसटी, कभी आरक्षण मिटाओ, कभी कुछ करो, कभी मराठा, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी हिंदी, कभी गैर हिंदी, जो कांग्रेस नहीं करती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो ये बोल रही है ना कि हम जो है फर्जी मतदाता को भैया, वैश आउट करने की कोशिश फर्जी कर रहे हैं। मतदाता, तो फर्जी मतदाता तो पहले नरेंद्र मोदी को रिजाइन करो। फर्जी मतदाता प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बोलिए उनको रिजाइन करने, और लोकसभा का चुनाव को कैंसिल करो और हम लोग चले चुनाव लड़ने। पहले इसको खत्म करिए। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया, तब आपको फर्जी पता नहीं चला। 1 महीने में आपने 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख मिसिंग है। अरे वाह, 7 लाख डबल है। ये कहां से? आधार कार्ड के बारे में आप कह रहे हो, आपको बार बार कोर्ट कर रही है, आप मान नहीं रहे हो। नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। लड़ाई आर पार है। गरीबों पर हमला कर दिया। एक और सवाल है इसके अंदर। बिहारी पर हमला करोगे, आप आसाम में कर रहे हो, आप महाराष्ट्र में कर रहे हो, मार रहे हो हमको, गुजरात में मारे। अब हमें पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग, जो आपका प्रवक्ता बना हुआ है, मेंटल केस हो चुके हैं, उनका इलाज कांके में होना चाहिए। वो इंसानियत के लिए, संविधान के लिए खतरा बन गया। चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है ना, तो उसका अपना फैसला आप सरकारों क्यों है? भैया, संविधान बनाता कौन है? सदन। व्याख्या कौन करता है? कोर्ट। तो संविधान की रक्षा करने का राइट दोनों को है, चुनाव आयोग को नहीं है। और हमें उम्मीद है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमें न्याय देगा। जी। एक बहुत ज्यादा विवादों में इस समय चीजें बन रही हैं, और आप लोग भी लगातार सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे किस तरीके से पूर्वांचलियों को, और खासतौर से जो बिहार के लोग हैं, उन पर किस तरीके से महाराष्ट्र में अत्याचार किए जा रहे हैं, सिर्फ इस बात पर कि आप जो है मराठी बोलिए अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है। तो ये व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व के ऊपर एक तरीके का कुठाराघात है, एक तरह का जो है हमला है। बिहार के जो लोग हैं वो देश भर में जो है इस चीज़ के लिए मशहूर हैं कि वो मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जिस भी सेक्टर में हैं वो अपना लोहा मनवाते हैं, अपना दम दिखा देते हैं, इतने मेहनती होते हैं। लेकिन इन्हीं मेहनती लोगों का अपना जो बिहार है
वो आखिर देश में पिछड़ा हुआ क्यों है? एक थोड़ा सा विश्लेषण आपकी नजरों से, क्योंकि आप जो है एक सीजन्ड एक लीडर हैं बिहार से, और इस नजरिए से आपका विश्लेषण। कोरोना में बिहार को पूरे देश से पैदल चलवा दिए मोदी जी। दिल्ली में ताला लगवा दिए, बिजली कटवा दिए, पानी कटवा दिए। हम पैखाना का पानी पी पी करके बिहार गए, कितने बिहारी मारे गए। हमको क्वारंटाइन में जबरदस्ती रख दिया, भूखा रखा, नंगा रखा हमारे बच्चों को। कोई बेटी साइकिल पर लेके बाप को गया तो कोई माँ को गया। 2200-2300 किलोमीटर पैदल गए। बिहारी तो हमेशा लात खाता है। फिर कोरोना के बाद आप दोबारा ले आए, फिर कोरोना आया दोबारा भेज दिए, फिर कोरोना आया तीसरा ले आए। हमको तो हमेशा मारते। गुजरात में इतना मारा हमको, हम गए तो हम पर बम फेंकने की कोशिश की। मोदी जी वहीं थे। हम एग्जाम देने जाते हैं तो बाहर में मारता है। आज से मार रहा है बॉम्बे में, अभी असम में हमको भगा रहा है। असम में मेरी जमीन छीन रहा है। आर पार लड़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री को बता देते हैं मरता क्या नहीं करता। एक बिहारी सब पर भारी। आएंगे हम, आ रहे हैं हम। कभी मणिपुर में मार रहे हो, कभी कहीं मार रहे हो। भारत के निर्माण में बिहार हिंदी की सबसे बड़ी भूमिका, और सब जगह डगरा के बैगन के तरह। एक दिन की बात नहीं है। हिंदी तो गाली का कारण बन गया। चलिए, अपनी अपनी भाषा का सम्मान सबको करने का राइट है, लेकिन किसी भाषा को गाली दें ये तो राइट नहीं है ना। आप सम्मान मत कीजिए, लेकिन अपमान भी तो मत कीजिए। और संघीय व्यवस्था में संविधान साफ है। मराठी बिहारी भाई भाई, मराठी हिंदी भाई भाई, मराठी यूपी भाई भाई, मराठी झारखंड भाई भाई, और आप हमको अलग कर रहे हो। हमारा खून का रिश्ता है, हम भारतीय हैं। यही बात तो सदन में हम लोग बोले। प्रियंका गांधी जी हमारी लीडर जब स्पीच दे रहे थे, जब वो जो 26 डेट की उनका नाम 26 का गिना रही थी, ये कह रहा था हिंदू, हम कह रहे थे इंडियन। भारतीय भारतीय भारतीय, ये तो बहुत बकवास आदमी। राज ठाकरे ने बोला है कि भाई इनको मारो पीटो इनको, लेकिन वीडियो राज ठाकरे से बड़ा लतखोर को है ये नहीं। वो भारी लतखोर है। वो कभी इधर कभी उधर, और वो अपने बम्बे से निकलता नहीं। निकलेगा तो लौट के नहीं जाएगा। वो इतने को पीटता है। निकलो एक बार बम्बई से बाहर, पता चल जाएगा उसको, औकात का पता चल जाएगा। और सरकार किसकी है? बीजेपी। बीजेपी पीछे से सपोर्ट करती है, उसकाती है, तुम करो तुम करो। काहे नहीं हिम्मत होता है बीजेपी को बोलने का? काहे नहीं राज ठाकरे को गिरफ्तार करता है? करो। तो चोर चोर मसवेरा भाई, ये लोग सब मिले हुए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहारी को कोई देखना नहीं चाहता था। ना गुजरात, ना असम में भी बीजेपी, गुजरात में भी बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी। तो राज ठाकरे से ज्यादा जहर, जैसे पाकिस्तान मेरे लिए कुछ नहीं है, कभी खत्म कर देंगे। मेरे लिए सबसे खतरनाक है चाइना, तो राज ठाकरे को तो कभी खत्म कर देंगे। खतरनाक बिहारी के लिए बीजेपी। ठीक है, यहाँ पर पप्पू यादव साहब को हम सुन रहे थे, और इन्होंने जो है बातचीत के अंत में जो है बड़ी बात कही कि बीजेपी जो है सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह का सोचना है। पप्पू यादव जो है बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जो जनता के बीच में अक्सर देखे जाते हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं। बहुत बार हमने इनको देखा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो है उतर जाया करते हैं, जनता के बीच जाकर के। कभी हमने देखा थाली में दाल भात तरकारी खा रहे हैं उनके बीच में, कभी उनके साथ में जो है उनकी परेशानियों में उनके साथ में हमेशा खड़े हैं। वैचारिक स्पष्टता इनकी अपनी जगह पर है। लगातार अपने आप को इस बात के लिए डिफेंड करते रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। जिसके होकर के रहे उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, उसको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिशें करते रहे। लेकिन इस क्रम में उनके साथ क्या कुछ चीज़ें हुई और क्यों होती रहीं, ये आज की बातचीत में हमने उनसे जानने समझने की कोशिश की। हमारी इस खास बातचीत में आप शामिल हुए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और नवभारत टाइम्स के दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं, आपके सुझाव हम हमेशा स्वागत करेंगे। आप हमें बताइए कि अब आप किस बड़े चेहरे के साथ में बातचीत देखना पसंद करेंगे, किसका इंटरव्यू आप देखना पसंद करेंगे, और ऐसे क्या सवाल हैं जो हम उनके सामने उठाएं।
बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।